1920 का दशक, सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन अचानक से रुक गया और उस निराशा के माहौल में से ही कुछ नई रणनीतियां निकली और एक नया, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा लक्ष्य पैदा हुआ। चलिए, इस दिलचस्प दशक की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब एक देशव्यापी आंदोलन, एक क्रांति अचानक रुक जाए तो होता क्या है। 1920 के दशक की शुरुआत में भारत ठीक इसी सवाल से जूझ रहा था। एक अजीब सा खालीपन था, एक रणनीतिक संकट था कि अब आगे क्या। इसकी वजह थी फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना, जहां हिंसा भड़क उठी थी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को एकदम से वापस ले लिया। अब ये फैसला ना एक बहुत बड़े झटके जैसा था। पूरे देश में जैसे एक निराशा सी छा गई। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने तो इसका खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि जब आंदोलन अपने पीक पर था तब उसे रोकना एक बहुत बड़ी गलती थी। तो आंदोलन के रुकने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ी बहस छिड़ गई। अब सवाल ये था कि आगे का रास्ता क्या होगा, लड़ाई का तरीका क्या होगा। और यहीं पर कांग्रेस, आप कह सकते हैं, दो गुटों में बट गई। एक तरफ थे प्रो चेंजर्स, जिन्हें स्वराजवादी भी कहा गया। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इन्हें लीड कर रहे थे। इनका आइडिया था कि चुनाव लड़ो, काउंसिल्स में घुसो और सिस्टम के अंदर रह के ब्रिटिश राज में अड़ंगा डालो। और दूसरी तरफ थे नो चेंजर्स, जो गांधी जी के रास्ते पर चलना चाहते थे, यानी काउंसिल्स का बहिष्कार जारी रखो और लोगों के बीच जाके कंस्ट्रक्टिव काम करो। तो जब 1922 के गया सेशन में प्रो चेंजर्स का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया तो सीआर दास ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर जनवरी 1923 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक नई पार्टी ही बना डाली, स्वराज पार्टी। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, इलेक्शन जीतो, काउंसिल्स में जाओ और 1919 के एक्ट को अंदर से ही फेल कर दो। और देखिए, उनकी ये रणनीति काम कर गई। 1925 में स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट चुन लिए गए। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इसने ये साबित कर दिया कि सिस्टम के अंदर रहकर लड़ने वाली उनकी रणनीति वाकई में असरदार हो सकती है। लेकिन जब भारत इन अंदरूनी बहसों में उलझा हुआ था, तभी ब्रिटेन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने, मजे की बात यह है कि भारत के सभी राजनीतिक गुटों को एक साथ ला खड़ा किया। हुआ ये कि नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया। अब कहने को तो इसका ऑफिशियल काम था 1919 के एक्ट को रिव्यू करना और भारत के लिए आगे के सुधारों पर सुझाव देना। सुनने में तो ठीक लगता है ना, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं। सोचिए जरा, भारत का भविष्य तय करने वाली एक कमेटी और उसमें किसी भारतीय को ही नहीं रखा गया। ये तो सरासर एक अपमान था और इसने पूरे देश को गुस्से से एक कर दिया। बस फिर क्या था, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। जब कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया तो उसका स्वागत हुआ देशव्यापी हड़तालों और साइमन गो बैक के नारों से। लाहौर में ऐसे ही एक प्रदर्शन को लीड करते हुए पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने तो जैसे आग में घी का काम किया। इस अपमान और उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती के जवाब में भारतीय नेताओं ने फैसला किया कि वो ये साबित करके रहेंगे कि वे अपना संविधान खुद बना सकते हैं। और इसी का नतीजा थी 1928 की मशहूर नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में सभी पार्टियों की एक कमेटी ने मिलकर भारत के लिए एक संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया। ये ब्रिटिश चुनौती का एक मजबूत और ठोस भारतीय जवाब था। अब इस रिपोर्ट में ना कई कमाल की बातें थीं। इसका मेन टारगेट था डोमिनियन स्टेटस हासिल करना, यानी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहकर खुद का शासन। इसने सभी अडल्ट्स के लिए वोटिंग राइट्स, महिलाओं के लिए बराबर के अधिकार और 19 फंडामेंटल राइट्स का भी प्रस्ताव रखा। और एक बहुत बड़ा कदम ये था कि इसने धर्म के आधार पर अलग अलग वोटिंग सिस्टम को खारिज कर दिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। नेहरू रिपोर्ट का ये जो डोमिनियन स्टेटस वाला लक्ष्य था ना, इससे कांग्रेस के अंदर ही एक नया टकराव शुरू हो गया, जिसने आंदोलन को एक और भी ज्यादा रैडिकल रास्ते पर धकेल दिया। कांग्रेस के जो युवा नेता थे, खासकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उनके लिए डोमिनियन स्टेटस काफी नहीं था। उनका कहना था, हमें आधा अधूरा कुछ नहीं चाहिए,
हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी ब्रिटेन से पूरी तरह से आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसी मांग को लेकर उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई। तो 1928 के कलकत्ता कांग्रेस सेशन में दोनों गुटों के बीच एक बीच का रास्ता निकाला गया। ब्रिटिश सरकार को 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया। साफ साफ कह दिया गया कि या तो 1 साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट को मान लो, या फिर पूर्ण स्वराज के लिए एक जबरदस्त जन आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। 1 साल बीत गया, अंग्रेजों ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर आया दिसंबर 1929। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का वो ऐतिहासिक सेशन हुआ। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात, जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कर दिया गया और रावी नदी के किनारे आज़ादी का तिरंगा फहराया गया। इसके बाद ये भी तय हुआ कि अब से हर साल 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में इस नए लक्ष्य को एकदम साफ कर दिया। उन्होंने कहा, आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता, यानी अब कोई समझौता नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। तो इस तरह एक दशक जो निराशा और कंफ्यूजन के साथ शुरू हुआ था, वो पूरी आज़ादी के एक मजबूत इरादे के साथ खत्म हुआ। लक्ष्य अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, पूर्ण स्वराज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं था, इस विशाल लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाएगा? और इसका जवाब ही भारत के आने वाले कल को लिखने वाला था।